गूगल सर्च कंसोल। पहला तो ये हमारा टॉपिक है, ये होता क्या है पहले ये समझते हैं। यहाँ से मैं कोई ऐसा अकाउंट खोलता हूँ जिसमें मुझे लग रहा हो कि इसमें सर्च कंसोल नहीं होगा, ये ले लेते हैं। चलो ये अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम अपनी वेबसाइट को गूगल से अप्रूव करें, गूगल से अप्रूव करने का मतलब क्या है कि गूगल हमारी वेबसाइट के एनालिसिस किया करे रेगुलर बेसिस पर, और हम चेक कर सकते हो कि क्या हो रहा है। गूगल हमें हमारी वेबसाइट पे मतलब रिपोर्टिंग दे कि भाई आपकी वेबसाइट में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो फौरन हमें मैसेज आ जाएगा। इवन हैकिंग एक्टिविटी हुई हो, सस्पिशियस वेबसाइट हो जाए तो भी मैसेज आ जाएगा। वेबसाइट अगर यूज़र फ्रेंडली नहीं होगी, यानी एसईओ के स्टैंडर्ड्स में पूरे नहीं उतर रही होगी, तो भी मैसेज आ जाएगा। लोग हमें ऑनलाइन ढूंढते कैसे हैं, क्यूरीज क्या लिखते हैं, क्या क्या सर्च क्यूरीज आ रही हैं, उन सर्च क्यूरीज के अगेंस्ट हमें कितने इंप्रेशंस मिल रहे हैं, उन इंप्रेशंस के अगेंस्ट हमें कितने क्लिक्स हो रहे हैं, ये सारा डाटा हमें कहाँ से मिलेगा? सर्च कंसोल से। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एनालिसिस करने के लिए। यूज हमें लोग इनसाइट्स अपनी वेबसाइट्स की देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमारी वेबसाइट में चल क्या रहा है। हमें करना क्या चाहिए? अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है? अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि भाई आपकी वेबसाइट जैसे ही बने, एसईओ की बात नहीं कर रहा, जैसे ही वेबसाइट लाइव करो, साथ ही अपने वेबसाइट को कंसोल में अप्रूव कराएं। मतलब पहला काम ये करें कि अपनी वेबसाइट को कंसोल से अप्रूव करें, ताकि आपकी वेब बिल्कुल ऐसी है ना जैसे यहाँ पर कैमरा लगा कर, तो यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ पता लग रहा होगा। जिस कमरे में कैमरा रिकॉर्डिंग नजर आ रही है, और अगर 10 दिनों के बाद तो ये देखना चाहे कि भाई पिछले 7 दिनों में किस घंटे में क्या हो रहा है, किस घंटे में कितने बजे टीचर क्लासरूम में आया, कितने बजे क्लासरूम से निकला, कितने बजे स्टूडेंट्स आए, 10 बजे कितने स्टूडेंट्स आए, 10:30 बजे, सब रिकॉर्डिंग में आ गया। सेम इसी तरह हम अपनी वेबसाइट को भी आप समझ लो कि मॉनिटर करें क्या हो रहा है उसमें। लेकिन ये मॉनिटर बेसिकली कर कौन है? गूगल हमें रिपोर्ट कर रहा है। और ये सब कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर्च कंसोल बनाना पड़ेगा। सर्च कंसोल जो है, इसका जो पुराना नाम था वो था गूगल वेब मास्टरिंग टूल। अब इसका जो ओल्ड नेम है, ओल्ड नेम का मतलब नॉट 1 मंथ ओल्ड या 1 साल, काफ़ी साल पुराना, यानी कि जब शुरू में एनालिसिस शुरू किए थे तो उन्होंने इसका नाम रखा हुआ था वेब मास्टरिंग टूल। इवन जब नए नए लोगों ने वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज लॉन्च करने शुरू किए थे ना, मैं खुद बोस्टन कॉलेज में होता था, मैंने अपने डिप्लोमे का नाम रखा हुआ था डिप्लोमा इन वेब मास्टरिंग, इससे नाम रखा हुआ था। मतलब इस कोर्स की रेफरेंस से उसका हमने नाम रखा हुआ था कि आप उस वक्त टर्म बड़ी पॉपुलर थी। तो उसके बाद उन्होंने उसका नाम चेंज किया और उसका नाम उन्होंने रख दिया सर्च कंसोल। बेसिकली वेब मास्टरिंग टूल और सर्च कंसोल एक ही चीज़ है, सिर्फ पुराना नाम। जैसे गूगल माई बिजनेस और गूगल बिजनेस प्रोफाइल एक ही चीज़ है। गूगल माई बिजनेस पुराना नाम है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल नया। गूगल एडवर्ड्स पुराना नाम है, गूगल एड्स नया नाम है। ठीक है, सो इस तरह इसका भी जो पहला का नाम होता था वो था वेब मास्टरिंग टूल। अब हम एक काम करते हैं, इधर लिखते हैं हम गूगल सर्च कंसोल, बंद कर देते हैं पहले। अच्छा, इसको इसका प्लेटफॉर्म हमें मेन्यू में नहीं मिलेगा। हाँ, मतलब जैसे हमें एड्स मिल जाती हैं, प्रोफाइल मिल जाती है, बहुत नंबर ऑफ चीज़ें हैं, गूगल डॉक्स, गूगल शीट, सब कुछ मिलता है ना, ये नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसे हम यहाँ से टाइप किया, ये क्या लिखा हुआ है, इस पर क्लिक किया मैंने। गूगल सर्च कंसोल सबको समझ आ रहा है कि कहाँ से बनेगा? कहाँ से बनेगा? जीमेल से। मतलब आपका जीमेल होना चाहिए जिस जीमेल पर आप इसको लेकर जा रहे हो। अब मैं सर्च कंसोल पे आ गया हूँ। जीमेल मैंने अपनी एक प्रोफाइल खोल लिया जिसमें जीमेल था, तो मैं कहता हूँ स्टार्ट। ये विंडो है जो आपके पास आएगी सर्च कंसोल के लिए। इसमें देखें 2 ऑप्शन आपके पास आ रही हैं। पहली ऑप्शन का नाम है डोमेन, दूसरी ऑप्शन का नाम है यूआरएल। यानी एक वेब, अब हम करने क्या जा रहे हैं सर्च कंसोल में, अपनी वेबसाइट को गूगल में क्या रजिस्टर करवा रहे हैं, ये कह रहे हैं हम गूगल से अप्रूव करा रहे हैं, ताकि गूगल हमारी वेबसाइट की जो स्कैनिंग करे उसका डाटा अपने पास रखे, और वो डाटा हमें भी नजर आएगा। इसको हम जरा पैरेलल इधर आ जाते हैं और एक दूसरा सर्च कंसोल देखते हैं जो बना हुआ है। ये तो मैं बनाने वाले मोड में हूँ ना साइट पर, इधर आकर देखते हैं जो बना हुआ सर्च कंसोल है उसको। इसके अंदर एक नहीं होगा, बहुत सारे बने होंगे। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर विंडो चेंज आएगी। हाँ, इसलिए कि यहाँ पर तो सर्च कंसोल बने हुए हैं, तो यहाँ पर कोई एक सर्च कंसोल तो खुल जाएगा ना खुद से ही। तो एक सर्च कंसोल तो खुद ही खुल गया, उसके बाद लिस्ट भी आएगी कि भाई इसमें सर्च कंसोल्स हैं कितने, देखें जरा कितने हैं। लिस्ट आ रही है, ये
4 स्टार इन, ये अल्लामा शफात रसूल, ये DC किचन, काफ़ी सारे आ रहे हैं। आ रहे हैं यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है नॉट वेरीफाइड। इसका क्या मतलब है? नॉट वेरीफाइड का मतलब कि वेरीफाइड नहीं है तो खुद से तो नहीं इसमें पिक किए होंगे ना। हो सकता है कि कभी मैंने इन्हें वेरीफाई के लिए यहाँ लाया हूँ और फिर मैंने रिमूव कर दिया हो, तो अब इसलिए नॉन वेरीफाइड कह रहा है। क्योंकि यहाँ पर यह तो नहीं है कि सारी दुनिया की वेबसाइट्स आ जाएंगी, पर नॉन वेरीफाइड तो ऐसे लग रहे जैसे ना खुद ही कुछ पिक किया, खुद नहीं पिक किया, बल्कि मैंने इसको पहले वेरीफाई करवाया था, उसके बाद मैंने ही इसको रिमूव कर दिया होगा, तो इसका उसने क्या कह दिया, अब ये वेरीफाइड नहीं है क्योंकि रिमूव हो चुका है। कैसे वेरीफाई होगा अब इसको भी देखते हैं। सो अब ये रिजल्ट हमें कैसे देता है, मैं यहाँ पर वो साइट खोलता हूँ जिसको हमने काफ़ी देर से इसमें रखा हुआ है। क्या है जी? प्रोफेशनल किचन। आ जाए इस पर, लिखा हुआ है परफॉर्मेंस, यहाँ से परफॉर्मेंस पे क्लिक करिए, तो आपको पता लगेगा एनालिसिस क्या आ रहे हैं। अरे इतना सारा डेटा आ रहा है। क्या कह रहा है? कहता है भाई टोटल इंप्रेशंस अबाउट 2K, कहता है 2000 इसको इंप्रेशंस लगे हैं। सबको पता है ना व्हाट इज इंप्रेशन। उसके बाद क्या कहता है, इसको क्लिक्स कितने हुए हैं? 256 क्लिक्स हुए हैं। कब के एनालिसिस दिखा रहा है? 3 मंथ्स के। उसके बाद कहता है एवरेज CTR, CTR स्टैंड्स फॉर क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट का क्या मतलब है कि इतनी दफ़ा नज़र आया, इतनी दफ़ा क्लिक किया तो रेट क्या बना। ठीक है, ये कैसे निकला हुआ है? इसका फार्मूला भाई वही है जैसे अपने नंबरों की परसेंटेज निकालते हो। हाँ, CTR का वही फार्मूला यूज़ करें। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? समझ आ गई बात? ये क्लिक्स को डिवाइड करते हैं इंप्रेशंस के साथ, जितने क्लिक्स हुए इंप्रेशंस के साथ, मतलब मुझे उसने बताया इतने इंप्रेशंस लगे, इतने क्लिक्स हुए, तो मैंने खुद से कैलकुलेट करना होगा भाई कितनी हुई है, CTR की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो उसने मुझे क्या बता रहा है, कहता है भाई आपकी जो CTR की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? अबाउट 12%, टोटल 12% आ रही है हमारी, है ना। अभी मेन कीवर्ड की बात नहीं हो रही। 30 पोजीशन है आपकी, इसका क्या मतलब है? पहले पेज पर 10 पेजेस आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? पहले में 10, एवरेज है तीसरे पेज पे वेबसाइट बहुत सारे कीवर्ड्स पे नजर आ रही है, ये होता है। ठीक है, लेकिन आप देखते हैं कि प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट जब हम लिखते हैं तो इस कीवर्ड के ऊपर तो ये पहले नंबर पर होती है, पहले पेज के पहले नंबर पर आ रही होती है। ये जो कह रहा है इसका मतलब क्या है कि ये नंबर ऑफ कीवर्ड्स आपने यूज किए हैं, उन सारों की उसने एवरेज निकाल कर दिए कि उसकी ये पोजीशन एवरेज, ये पोजीशन बनती है। अच्छा, अब जरा नीचे आकर देखो, ये है इसका मेन कीवर्ड्स। क्यूरीज आ गई, अब पता लगा इसका फायदा क्या है। ये क्यूरीज कौन कर रहे हैं? यूजर्स। यूजर जो हम कह रहे हैं कि पिछले 3 महीने में जो जो यूजर्स ने लिखा है वो सब यहाँ पे आ रहा है, और साथ ये भी दिखा रहा है कि भाई इसको इंप्रेशंस कितने मिले हैं, कितने मिले हैं प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट को? 592। कोई करे डिवाइड करा, 187 डिवाइडेड बाई 592। आपको जरा क्लिक थ्रू रेट का तो पता लगे। कितनी होगी? 31%। वैसे वो कह रहा है कि इसकी जो एवरेज थी वो 12% थी ना, क्लिक थ्रू रेट, लेकिन इस कीवर्ड के ऊपर सिर्फ मैं इस कीवर्ड पे चेक किया तो इस कीवर्ड पर इसकी जो आ रही है वो क्या रेट आ रहा है? 32%, 31%। ठीक है ना। तो एक कीवर्ड पर उसने कहा कि जो आपका मेन कीवर्ड है इसके ऊपर आपका क्लिक थ्रू रेट ये वाला है। हमें यही पता लग रहा होगा कि ये ज़्यादा ग्रो हो रहा है। ठीक है, लोग ज़्यादा इस पर क्लिक करते हैं, इसीलिए आपको ये समझाया मैंने कि क्लिक थ्रू रेट क्या होता है। अब आए जरा इधर, क्या कहा मैंने कहा व्हाट इज द बेस्ट CTR फॉर SEO ऑफ वेबसाइट्स। मैंने कहा भाई ये गूगल से मैंने पूछा कि अच्छा क्या होता है क्लिक थ्रू रेट जिसे गूगल रिकमेंड करता है, कितना होता है? क्या कह रहा है वो? 3%। अब आपको पता लग गया कि वो कीवर्ड कैसे परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर वो अच्छा कीवर्ड सिलेक्ट हुआ है तो ही परफॉर्म कर रहा है ना। कीवर्ड भी हमने अच्छा सिलेक्ट किया हुआ, तो कह रहा है भाई अगर आपको 3% क्लिक थ्रू रेट मिल रहा है, ये हम गूगल ऐड की बात नहीं कर रहे हैं, ये SEO के ऊपर हम 3% कहते हैं, तो इसका मतलब है कि ये आपका अच्छा क्लिक थ्रू रेट। ये आपको मैं बार बार ऐसे करके इसलिए बताता हूँ कि ये तरीका लर्न करने का। ठीक है ना, ये ऐसे नहीं कि किताब लें, लाइब्रेरी से किताब निकलवा लेते हैं। वो लाइब्रेरी से किताब निकलवाओगे ना तो वो गूगल ऐड को गूगल एडवर्ड कह रहा होगा, गूगल बिजनेस प्रोफाइल को गूगल माई बिजनेस कह रहा होगा, वो पुरानी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा होगा ना सारा।
तो आपने लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो हमेशा गूगल पे आकर देखें, देखते हैं ये इसने मुझे कब का डाटा दिया वाला, इसको मैं कहता हूँ थोड़ा सा अपडेट करो, पास्ट मंथ, देखते हैं कि कुछ बेहतर हालत करता है कि वैसे ही रखता है। गूगल क्लिक थ्रू रेट्स, अब ये आप खुद पढ़िएगा, ठीक है, बाय रैंकिंग, ये पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ है, लेटेस्ट आर्टिकल है कोई 30 अगस्त का। तो इस तरह की चीज़ों को खुद से सर्च करें, तभी आपको लेटेस्ट चीज़ों का पता लगेगा कि भाई आजकल रिसेंट डेज में क्या चलने लगा। और मैं इसको सर्च नहीं करूँगा, मैं जस्ट आपको एक बता रहा हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, नीचे आते जाओ, खुद पढ़ लेंगे ना अब आप। ये क्या किया मैंने कोई वेबसाइट नहीं खोली है भाई, मैंने सर्च किया है। मैं एसईओ करता हूँ, मैं सर्च करके चीज़ें देखता हूँ। आप भी एसईओ सीख रहे हो तो आपको भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी है, तो सर्च करके कीवर्ड के थ्रू लेकर आनी है, क्योंकि कीवर्ड से जो चीज़ें लाओगे वो अच्छी हैं। पहले जो आई थी वो रैंक चीज़ आई थी, अब वो आ गया जो लेटेस्ट आई। आपने देखा दोनों चीज़ों को मैंने देखा, पहले मैंने रैंक को देखा जैसे गूगल ने रैंक किया हुआ, उसके बाद मैंने उसको देखा जो अपडेटेड है। तो अब आपने एनालिसिस खुद से करनी है इनको पढ़ने के। अब आगे चलते हैं, और भी देखें कितना कुछ आ रहा है, पेजेस के स्टेट दिखा रहा है, साइट मैप। अब साइट मैप बनाया है, साइट मैप बन नहीं रहा यहाँ, साइट मैप यहाँ बन नहीं रहा भाई, साइट मैप बनाया वेबसाइट पे रख दिया, गूगल को भी तो बताना है कि बन गया, यहाँ आकर सबमिट करना। सबमिट कैसे करना है भाई, उसके URL लिखोगे तो सबमिट हो जाएगा। साइट मैप सबमिट करने का क्या तरीका होता है, इधर आओ आगे इस जगह पे, बस क्या करना है, सिंपल इतना सा काम करना है, कुछ नहीं करना है। वेबसाइट का नाम तो उसने खुद ही लिखा हुआ था ना, आगे मैंने लिखा sitemap.xml, मगर शर्त यह है कि साइट मैप वहां पड़ा हुआ है। ये हुआ सबमिट। ये तो सिर्फ फाइल को एक्सट्रैक्ट किया ना यहाँ पे, कौन सी प्रोसेसिंग में, साइट मैप अप्रूव होने में, नहीं अप्रूव ही अप्रूव है, पड़ा हुआ है तो अप्रूव। फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं दिखाएगा तो वेट कर लेना, हो सकता है घंटे के बाद नजर आ जाए। अभी आ गया ना ये सक्सेस लिखा हुआ, आपको कंफर्म है ना वहाँ पड़ा हुआ है, बस कोई डिसअप्रूवल का चांस नहीं है, पड़ा हुआ है तो हमने तो सबमिट किया है। फिर उसको आप समझो हम उसको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई ये है साइट मैप, ठीक है। साइट मैप आपने गलत भी बनाया हुआ तो उसको तो मिल गया ना, वो जो आपने बनाया हुआ उसको समझेगा कि ये आपका मैप है सारा, ठीक है। मतलब इसमें सही गलत का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ फाइल सही नहीं होगी, XML फाइल नहीं होगी तो उसे समझ नहीं आएगा कि ये साइट मैप है आपका। जी अब ये मैं आपको साथ साथ इसलिए दिखा रहा था कि ये वाले एनालिसिस आपको वो करके दिखा रहा है। पेज एक्सपीरियंस कि आपकी वेबसाइट कितनी अच्छी चल रही है, कोर वेब वाइटल, ये टेक्निकल एसईओ के फैक्टर्स हैं। ये जब मैं आखिरी लेक्चर दूंगा कोर वेब वाइटल्स को डिफाइन करूंगा कि कोर वेब वाइटल्स क्या होते हैं, ठीक है। सो यहाँ उसके सारे रिजल्ट्स आ रहे होंगे, मोबाइल यूजेबिलिटी, ये सब चीज़ें आ रही हैं। अब हम जाते हैं इधर बनाने वाली साइट पर कि बनना कैसे है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे थे, पहले मैंने आपको क्या दिखाया, बना हुआ, इसी तरह जो बाकी की वेबसाइट्स हैं वो भी अपने अपने एनालिसिस शो कर रही होंगी। अभी मैंने 3 मंथ्स का दिया है, मैं 6 महीने का भी ले लूँगा, साल का भी ले लूँगा, 7 दिनों का भी ले लूँगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 दिनों से कम के तो एनालिसिस नहीं करेगा। तो जब आप इसे सबमिट करोगे तो मिनिमम 7 डेज आपको वेट करना है, आफ्टर 7 डेज उसमें आपको एनालिसिस करके देना है कि क्या हो रहा है इसमें। अच्छा अब यहाँ पर आ रहा है डोमेन लेवल और URL लेवल। अच्छा डोमेन लेवल और URL लेवल में सबमिशन में फ़र्क क्या है, ठीक है। बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम वेबसाइट सबमिट कर रहे हैं ना गूगल को, लेकिन कहता है एक सबमिशन का तरीका है कि आप डोमेन लेवल कर लें। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास एक डोमेन है xyz.com, उस पैकेज में मेरे पास 6 सब डोमेन थे। तो मैंने जब डोमेन लेवल सबमिट किया तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली मेरी सब डोमेन भी सबमिट हो गई। लेकिन जो URL लेवल है उसमें क्या होता है कि हम इंडिविजुअली खुद से कर रहे होंगे, डोमेन को भी और सब डोमेन्स को। अच्छा अब इनमें से ज़्यादा बेहतर कौन सा कंसीडर किया जाता है, ज़्यादा बेहतर वो कंसीडर किया जाता है जो हमारे हाथ में होता है, जिसको मैनेज करना हमारे हाथ में। ये जो डोमेन लेवल है ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सारा काम हमने होस्टिंग कंपनी से करवाना है, क्योंकि जब उसने आपको ये देना है तो आपके IPs वगैरह भी चेंज होने हैं आपके होस्टिंग में। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें टाइम भी लगेगा, इसमें तकरीबन 24 आवर्स से लेकर 72 आवर्स लगते हैं, यानी 24 घंटे से लेकर 72 घंटे। इसका मतलब क्या हुआ, इतनी देर के लिए आपकी वेबसाइट डाउन भी हो जाएगी। अगर आपकी वेबसाइट चल रही है तो आपकी वेबसाइट डाउन होगी। ये किसमें होगा ऐसे, ये डोमेन लेवल पे होगा,
इसलिए हम डोमेन लेवल नहीं करते, क्योंकि इसमें मुझे डोमेन उनसे रब्ता भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी जो है वो पाकिस्तान की है, तो मे भी मैं कॉल करके रब्ता कर लूँ। अगर गोडैडी है, होस्टिंगर है, इन्हें तो मैं फ़ोन भी नहीं कर सकता भाई, इन्हें तो मैंने जस्ट एक ईमेल ही करनी है ना। अब उस ईमेल का मैं इंतजार करूँगा, इनके टाइमिंग रात को शुरू होते हैं, मेरे टाइमिंग सुबह शुरू होते हैं, तो ये तो मैं फंसी गया हूँ ना इस काम में आकर, क्योंकि बार बार मुझे उनके साथ रब्ता करना पड़ा। इसलिए हम इस मेथड को कंसिडर नहीं करते। हम किसको कंसिडर करते हैं, और इसकी वजह ये भी है कि मेरे कंट्रोल में है, मैं खुद बनाऊंगा, खुद रिमूव करूँगा, हर चीज़ मेरे हाथ में आ रही है, ठीक है। हाँ, इसके बाद इसके लिए सिर्फ आपके पास अपना सी पैनल होना चाहिए, और इसके लिए आपकी वेबसाइट डाउन भी नहीं होती है। अब यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ये वेबसाइट दी है, फॉर एग्जांपल मैं इसी का बनाने जा रहा हूँ। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इधर आता हूँ और यहाँ आकर पेस्ट कर देता हूँ। जब मैंने उधर से कॉपी किया, मैं टाइप भी कर सकता था, मुझे था कि सही मैं टाइप नहीं करूँगा, तो मैंने उधर से URL कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये अब हमारे पास एक स्क्रीन आ गई है। ज़रा एक पैरेलल काम कर लेते हैं ताकि हमारा कुछ टाइम वहाँ से सेव हो जाए। मैं होस्टिंग खोल लूँ यहाँ पे, टिकट पे चला गया। ये टिकट का क्या कॉन्सेप्ट है, जब आप उन्हें कोई ईमेल करते हैं, कोई कंप्लेंट, कोई प्रॉब्लम अपना, तो उसके जवाब में वो आपको एक टिकट नंबर दे देते हैं, उसके अगेंस्ट हम लोग उन्हें रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, ठीक है। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। क्लाइंट एरिया पे आ जाओ ज़रा, मैं इसे खोल लूँ होस्टिंग को यहाँ, ताकि हमें पता लगे कि हमने कहाँ पे क्या करना है। इनको मैंने कंप्लेंट की हुई है ना, वो हमारी डोमेन नहीं चल रही थी ना सब डोमेन से, तो वो कंप्लेंट की हुई है, तो वो इसलिए ऊपर टिकट वाला URL आ गया था। जी, ये मैं होस्टिंग में जा रहा हूँ ना, सबको पता नहीं, प्रीवियस लेक्चर में भी मैं ऐसे ही करने लगे हुए थे। आगे सी पैनल में जाएं। अभी बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, एक वेबसाइट को अप्रूव कराना है। भाई अगर मैंने वेबसाइट को अप्रूव कराना है तो गूगल कोई वेरिफिकेशन तो करेगा ना, यानी गूगल चेक तो करेगा मेरी ऑनरशिप, क्या मैं इस वेबसाइट का एक्चुअल मालिक भी हूँ कि नहीं हूँ। कैसे मैं बाइक से बैठे प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये काम करना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे नहीं है कि हर कोई कर लेगा। जिसके पास अपनी वेबसाइट की ऑनरशिप नहीं है वो नहीं कर सकता। ऑनरशिप का मतलब क्या है कि वेबसाइट का कोड का एक्सेस है आपको कि नहीं है। इससे ये पता लग रहा है कि हमें चेंजेस जो करनी है, जाकर वो कोड में कुछ चेंजेस करनी है जो गूगल हमें कहेगा करने को, तो गूगल उन्हीं चेंजेस को चेक करेगा कि क्या हमने कर दी हैं कि नहीं किए हैं। जब उसे लगेगा कि हाँ भी चेंजेस हो गई हैं तो अपने पास ऐड कर लेगा। तो कहाँ जाते होते हैं, मेरा ख्याल है मैंने आपको पहले भी बताया था, फाइल मैनेजर। हमारी जो वेबसाइट होती है वो कहाँ पर होती है, फाइल मैनेजर में होती है। गुजर जाएगा तो मुझे गुजर गया, चलो जी आगे। ये वो इंटरफेस है जहाँ पर हमारी वेबसाइट अपलोड हुई है, और मैंने आपको बताया था इसके अंदर जो सिस्टम फोल्डर होता है वो पब्लिक HTML का होता है। आपको नजर आ रहा होगा सबको, ये सिस्टम फोल्डर है जो होस्टिंग ने खुद से बनाया हुआ है। आपके पास सिंपल एक वेबसाइट होगी, इसमें तो मल्टीपल चीज़ें लगी हुई है ना, इसलिए इतना सारा रश लगा हुआ है। आपके पास सिर्फ अपनी वेबसाइट होगी, बस पब्लिक HTML में जाएंगे, सिर्फ आप ही की वेबसाइट होगी, कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ, यहाँ पे जाता हूँ इसमें पब्लिक HTML में, और यहाँ पर देखें अभी हम किसकी बात कर रहे थे, अल्लामा शफात रसूल वाले अकाउंट की। मैं इसी पे खोलता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, ये डोमेन लगी हुई है ना, ये एड इन डोमेन लगी हुई है। देखें ये इसमें ये तो नहीं है कि अल्लामा शफात रसूल डॉट तो नहीं लगा आगे। इसका मतलब क्या हुआ, और आप ही किसी और होस्टिंग में रही है, इसका मतलब होस्टिंग भी इसकी अपनी नहीं है, नाम भी इसका पूरा है। तो क्लियर हो गया कि ये क्या है, एड इन डोमेन। सब डोमेन नहीं, सब डोमेन होती तो अल्लामा शफात रसूल डॉट आगे वेबसाइट का नाम होता। तो ये तो वैसे नहीं चल रही थी, आपने देखा ये पूरी चल रही है, और वेबसाइट विजिटर्स को पता ही नहीं है कि ये क्या है, एड इन डोमेन है कि अलोन डोमेन है, ठीक है। इधर आगे हम, ये बिल्कुल वही है जो पैकेज में आपको देता होता हूँ वेबसाइट बनाने के लिए दिया हुआ है, वही है ना। देखें जरा, आपको पता लग गया होगा मैंने यहीं से डाउनलोड किया हुआ है, जो वेबसाइट को डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ से ज़रा देखते हैं एक फ़ाइल, पहले उसको रिमूव करते हैं। कौन सी फाइल है देखते हैं, पहले तो देखते हैं कि यहाँ पर है भी कि नहीं। कौन सी फाइल ढूंढ रहा हूँ मैं, अप्रूवल वाली फाइल, ठीक है। ये आपको इसकी शक्ल का भी कुछ अंदाजा होना चाहिए, ऐसी होती है। देखिए नाम से ही पता लग रहा है मुझे क्या लिखा हुआ है, गूगल, और आगे कुछ डिजिट्स और कैरेक्टर्स मिक्स करके लगाए हुए उसने। तो ये सर्च कंसोल की अप्रूवल फाइल है, ये उसने मुझे देनी है वहाँ पर, और उसको मैंने यहाँ लेकर आना। यहाँ पर ऑलरेडी क्योंकि पहले पड़ी हुई है, इसका मतलब है वो पहले से ही अप्रूव है। तो मुझे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि वो ये क्रॉस चेक ना करे कि भाई पहले पड़ी हुई है यहाँ पे। तो मैं इधर होस्टिंग में आया हूँ, इसको सिलेक्ट किया, और ये डिलीट का बटन है, इसको प्रेस किया और डिलीट कर दिया। चलो जी गई। ये मैंने क्या डिलीट किया है,
ये सर्च कंसोल वाली फाइल जो उसने मुझे अपलोड करने को कहा था ना, मैंने पहले करवाया जो की हुई है वो दिखा रहा था मुझे, मैंने कहा उसको रिमूव करो ताकि मैं नए सिरे से करूँ। अब हम वापस आ जाते हैं उस पर सर्च कंसोल में जहाँ बना रहे थे। इसको जब वंस रिफ्रेश भी कर लें ताकि वो कुछ डाटा गैदर भी कर लें नया। अब इधर आ जाते हैं, ये था। अब यहाँ पर सर्च कंसोल के लिए उसने मुझे दो मेथड्स दिए हैं, एक पे बड़ा सा लिखा हुआ आ रहा है HTML फाइल, और दूसरे मेथड पे बड़ा सा लिखा हुआ आ रहा है, मेरा ख्याल है दोनों बातें आप समझते हैं। टैग का क्या मतलब है, कहता है भाई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फाइल नहीं अपलोड करनी है आपने, इस टैग को पिक करें अपनी इंडेक्स की फाइल के हेड में जाकर पेस्ट कर दें बस, और फाइल को सेव कर दें। अगर अभी तक आपने अपनी वेबसाइट अपलोड नहीं की, सब कुछ ऑफलाइन पड़ा हुआ है, तो ऑफलाइन इंडेक्स की फाइल में लगा दें। और अगर आपने लाइव कर ली हुई है तो कोई परेशानी नहीं है, आप लाइव जाएं, वहां से जाकर एक इंडेक्स की फाइल को एडिट करें और वहां जाकर हेड में पेस्ट कर दें। जरूरी नहीं है कि ऑफलाइन करें फिर अपलोड करें, ये कोई शर्त नहीं है, ठीक है। सो एक तो ये तरीका है। कोड कहाँ पे है, मिल गया कोड, ये कोड, ये कोड आ रहा है, ये कॉपी का बटन आ रहा है, जस्ट कॉपी का बटन प्रेस करें, इंडेक्स की फाइल में जाएं, हेड वाले पार्ट में जाएं, वहां पे जाकर इसको पेस्ट करें और फाइल को सेव कर दें, सबमिट हो गया। सबमिट हुआ, प्रूफ नहीं हुआ अभी सिर्फ हमने सबमिट कर दिया कोड। अब गूगल ने इस कोड को ढूंढना है, कहाँ से ढूंढना है, आपकी वेबसाइट में जाकर। भाई मैंने तो ऑफलाइन लगाया था, अभी तो नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, जब मेरी वेबसाइट लाइव होगी। इसका मतलब क्या हुआ, सर्च कंसोल से वेबसाइट अप्रूव कराने की शर्त क्या है कि आपकी वेबसाइट लाइव होनी चाहिए। ऑफलाइन वेबसाइट को हम अप्रूव, हाँ हम कोड शोड लिख के रख सकते हैं कि भाई जब लाइव करेंगे तो अप्रूव करा लेंगे, लेकिन अप्रूव नहीं होगी, अप्रूव उस वक्त होगी जब वो लाइव होगी, ठीक है। अच्छा एक तो ये तरीका है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका लग रहा था ना, कोई मुश्किल तरीका तो नहीं है कि हेड में जाओ पेस्ट कर लो, जैसे पहले कोडिंग की हुई है उसी तरह की कुछ कोडिंग और कर लें। दूसरा क्या तरीका है, डाउनलोड फाइल, कहते हैं ये पूरी की पूरी फाइल डाउनलोड करो और इसको भी अपलोड कर दो। अब यहाँ पर हमें इंडेक्स की फाइल से कुछ लेना देना नहीं है, अब हमें इंडेक्स की फाइल के साथ कुछ नहीं करना, सिर्फ इस फाइल को अपलोड करना है। कहाँ पे अपलोड करना है भैया, आपने देखा मैंने कहाँ से डिलीट किया, आपके सामने किया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर ये वेबसाइट पड़ी हुई है, जहां पर आपकी इंडेक्स फाइल पड़ी हुई है, जहां पर आपने साइट मैप भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलिए अब ये खोल लिया तो उसका साइट मैप भी बना देते हैं, वो भी आपको पता लग जाएगा, मैं उसको भी अपलोड कर देता हूँ। रोबोट्स भी बना देते हैं, चलिए तीनों प्रैक्टिकल्स कर लेते हैं, इसी के ऊपर कर लेते हैं। चेक करें इसमें साइट मैप नजर आ रहा है आपको, मेरा ख्याल है नहीं होगा, नहीं है ना साइट मैप बना हुआ है ना रोबोट्स बना हुआ है। चलिए आज हम ये तीन काम करते हैं प्रैक्टिकली लाइव के ऊपर, ठीक है। अच्छा अब मैं इधर आया वापस जी, किस पे जाना था, इस पे, यहां पर आकर मुझे अपलोड करना है। देखिए यहां पर साइट मैप है, अगर होगा तो मैं उसको भी डिलीट कर दूंगा, है बिल्कुल है। रोबोट्स है, नो, चले एक साइट मैप भी नहीं है, दो दो साइट मैप पड़े हुए हैं। अच्छा ये बड़ा पुराना साइट मैप बनाया हुआ है, इसने HTML भी बनाता होता था, हाँ पहले ये साइट मैप की HTML कॉपी भी क्रिएट करता होता था, अब नहीं करता। आ जाए वापस, कहाँ पे, कोड डाउनलोड करने। अब मैं क्या करूंगा, इसको डाउनलोड, जस्ट इस पर क्लिक करूंगा। अच्छा अब सर्च कंसोल की प्रैक्टिस तो आप कर सकते हैं, भाई आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है, मगर होस्टिंग में जाकर प्रैक्टिस उसी वक्त करेंगे जब आपके पास होस्टिंग होगी। ये वाला जो काम अभी करो 10 दफा करो 100 दफा करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रैक्टिस आप जितनी दफा मर्जी कर लें, ऑफलाइन प्रैक्टिस जितनी दफा मर्जी कर लें, अप्रूव नहीं होगा। अप्रूव के लिए हमें लाइव वेबसाइट की जरूरत है। ओके क्या हुआ, डाउनलोड हो गया होगा, ये देखें यही है, इसका नाम यही होना चाहिए, इसका नाम यही होना चाहिए। इवन अगर ये भी होगा ना, देखिएगा जरा, चलो चेंज कर दिया मैंने नाम इसका, पता लगा क्या किया, एक स्पेस बार दिया बस, दिखने में तो नजर नहीं आ रही आपको, मगर फाइल का नाम चेंज हो चुका होगा, ढूंढना पड़ेगा आपको। F2 करें, अब मैंने बस डिलीट का बटन प्रेस किया, और अगर इसके साथ यूं लिखा होगा, इसका क्या मतलब होगा, फिर नाम चेंज है। ऐसे होता है ना, जब एक ही फाइल की एक से ज़्यादा कॉपीज एक जगह पे ला रहे हो तो उसके नंबर्स आने शुरू हो जाते हैं ना, काउंटर्स आगे से, ये भी नहीं चलेगा। इसका मतलब एग्जैक्टली ये नाम होना चाहिए इसका। ये आपको क्रॉस चेक करना है कि यही नाम है, इस नाम को उसने ढूंढना है, इसी नाम को उसने एक्सेप्ट करना है, दूसरे नाम को उसने एक्सेप्ट करना ही नहीं है, किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करना। सो ये आ गया, डाउनलोड हो गई। अब हमने कहाँ जाना है, होस्टिंग में। अब मैं इधर होस्टिंग में आ गया, ये आपके सामने मैंने एग्जैक्टली वही फोल्डर खोला हुआ है जहाँ पर मुझे इसे अपलोड करना था। अब मैं यहाँ आता हूँ और अपलोड पे जाता हूँ, अपलोड पे आए, सिलेक्ट फाइल पर आए,
फाइन। कहाँ पर पड़ी है जी? डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स पे हैं। वैसे ज़्यादा मुनासिब तरीका ये होता है कि जैसे ही लें इसको इसके प्रोजेक्ट पे लगा लें एलिमेंट, ताकि कल को आपको ये परमानेंट पड़ी भी रहे ना। ये ना हो कि 4 दिनों के बाद मैं अपना डाउनलोड रिमूव करूँ तो मेरे पास से डाटा भी चला गया ना। तो ज़्यादा अच्छी बात यह है कि जिस प्रोजेक्ट की ये बनाई थी आप इसको वहीं पे कॉपी कर लें, यहाँ से बेशक रिमूव कर दें। फाइन, गया। ग्रीन बटन आया, फीन इसमें ठीक हो गया। अपलोड होगी फाइल, अपलोड हुई है, प्रूफ नहीं हुई अभी। मैं क्या अपलोड कर दिया, यानी अब गूगल ने मुझे कहा था कि भाई ये कोड लो और इसे जाकर अपनी होस्टिंग में लगा दो जहाँ पर आपकी वेबसाइट पड़ी है। मैंने कहा इट्स ओके, लगा दिया। अब मैंने गूगल के पास दोबारा जाना है और मैंने उसे कहना भाई लग गया, अंदर चेक करें आप। ठीक है, अब गूगल ने चेक करना है। गूगल ने कहाँ से चेक करना था? यहाँ से। अब यहाँ पर वेरीफाई भी दो हैं, दो है ना। एक वेरीफाई फाइल का है और एक वेरीफाई टैग का। तो आपने ये याद रखना है कि आपने फाइल लगाई है तो फाइल का वेरीफाई बटन यूज करना है, टैग लगाया है तो टैग का वेरीफाई बटन यूज करना है। ठीक है, हमने फाइल लगाई है, इसमें ये वाला वेरीफाई यूज करेंगे। क्या हुआ? ऑनरशिप वेरीफाई, इसका मतलब क्या हुआ? सर्च कंसोल क्रिएट हो गया। समझ में आ गया कैसे क्रिएट होता है? दूसरा कैसे क्रिएट होना है उसका भी तरीका हम देख लेते हैं। दूसरा हमने क्या किया था? कॉपी किया था। ये देखें आ गया अल्लामा शफाअत रसूल इसी जगह पे ऐड हो गया। अब आए जरा वापस यहाँ पर। दूसरा मेथड क्या था जरा उसको भी देख लो। दूसरा मेथड अब कैसे देखेंगे? वो तो प्रूव हो गया यहाँ से। हाँ, अब तो नहीं दिखाएगा ना। आपका ख्याल है दिखाएगा दूसरा मेथड? कभी भी नहीं दिखाएगा। अब दूसरा मेथड क्या था? कोड कॉपी करो और क्या करना था? मैंने वैसे मैं आपको उसकी प्रैक्टिस बता देता हूँ। करना क्या था? इधर आए हम, इधर आए हम, उसके बाद इंडेक्स। देखिए कितनी सारी इंडेक्स फाइलें पड़ी हैं। कौन सी फाइल है हमारी वेबसाइट की? ये वाली, ये बैकअप रखा हुआ है इसका। हाँ, इस पर राइट क्लिक करो, एडिट, भाई यहां पर है। वो जो कोड था यहां पर लाकर पेस्ट कर दे, बस फाइल को सेव करें, लाइव हो गई। अब फाइल अपलोड करने की भी जरूरत नहीं है। ये दूसरा तरीका है। ये करने के बाद, सेव करने के बाद वहां से जाके वेरीफाई का बटन दबा दो। अब कौन से वाला दिखाओगे? अब टैग वाला दिखाओगे। ठीक है, तो ये तो हुआ गूगल प्रोफाइल से अप्रूव करवाना। अब जरा देखते हैं कि रोबोट्स फाइल बनानी है हमने और साइट मैप लेकर आनी है इसकी। ठीक है, क्या ख्याल है? क्या कौन बनाएगा? मैं इसकी वेबसाइट से रोबोट्स ले लेते हैं हम इसकी। हाँ, ताकि जल्दी से हम बना लें। आप लोगों ने बताना है आगे। मैं काफ़ी सारा काम मैं खुद कर रहा हूँ लेकिन बाकी का काम आपने बताना है। जी, ये ठीक है, पहली लाइन ठीक है। डिसअलाउ CGI बिन, ये भी ठीक है। इधर आकर देखें पोस्टिंग में, पड़ा हुआ है ना CGI बिन ये पे। इसी को मैंने डिसअलाउ कराया। ठीक है, और भी डिसअलाउ कराने होंगे तो मैं करा दूंगा। अलाउ कॉलन, इसका मतलब क्या हुआ? बाकी सब कुछ अलाउ कर दिया। इसके अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है। साइट मैप, साइट मैप इसका बनाया हमने? नो, नहीं बनाया ना अभी तक। नहीं, जब इस वेबसाइट का मैं साइट मैप बनाने जा रहा हूँ, क्या करें? ऑनलाइन साइट मैप जनरेटर्स। चलो जी, ये लिखा। ज़रा क्विकली हम बनाएंगे क्योंकि काम हम कर चुके हुए हैं। इस पर आए, चलो अभी वाला मैंने कॉपी कर लिया है। चलो ये वेबसाइट दी हमने, बन गया। क्रिएट हो रहा है साइट मैप। व्यू, डाउनलोड, जी ये भी आ गया। इसको भी अपलोड कर दें। अब वापस आ जाए जी जरा होस्टिंग में। यहाँ पर ऑलरेडी साइट में पड़े हुए थे, इन दोनों को भी रिमूव कर देते हैं। दोनों को रिमूव कर देते हैं। साइट मैप दिस,
साइट मैप। अब क्या करें, अपलोड। डाउनलोड में भी रखा हुआ है मैंने। साइट मैप आ गया। अब इसकी वो किधर है, सर्च कंसोल। सर्च कंसोल कहाँ था, यहाँ था। ये साइट मैप है, इस पर आए और यहाँ आकर लिख दें डॉट एक्सएमएल। सबमिट हो गया, थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा, टेंशन नहीं लेंगे आप, ठीक है। क्योंकि अभी अभी मैंने इसको सबमिट किया है ना, इसमें टाइम लग सकता है थोड़ा सा। अब क्या रह गया, रोबोट्स की फाइल हमने बनाई है अभी यहाँ पर। अब पहले तो इसका साइट मैप जरा खोल लेना, पहले इसका साइट मैप खोलो। क्यों लिख रहा हूँ मैं ये, जी नहीं आया, स्पेलिंग गलत है। आ गया, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर आने के बाद ये पेस्ट कर दिया। ऐसे ही है ना, आखिरी लाइन क्या होती है वेबसाइट के साइट मैप की। इसका मतलब क्या होगा कि रोबोट्स फाइल नहीं बनेगी जब तक साइट मैप नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें यूआरएल देना है साइट मैप का। तो मैंने इसीलिए पहले साइट मैप बना के सबमिट किया। अब रोबोट्स की फाइल बनाई है, इसको भी सेव कर लें। फाइल सेव एज, इस फाइल का क्या नाम होना चाहिए, फिलहाल मैं इसको डाउनलोड में रख रहा हूँ, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है, जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें रखें, ताकि आपको बार बार ये चीज़ें बनानी ना पड़े, मिल जाए आपको, पुराना डाटा भी मिल जाए। अब ये फाइल कौन सी है, रोबोट्स लिख दिया, टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है भाई, नोटपैड तो ऑलरेडी टेक्स्ट एडिटर है। चल इसको भी अपलोड कर दें। यही है, ये सारे काम हमने प्रैक्टिकली करके देखे हैं। हाँ? अब ये वाली वेबसाइट अपलोड भी हो गई है, ग्रीन कलर में आ रहा है, इट्स मीन अपलोड हो गई है। ठीक है, अब इसका अगर मैं रोबोट देखना चाहूँ, देख सकते हैं ना, रोबोट डॉट txt आगे लिखेंगे तो रोबोट्स भी चेक करा देगा मुझे। किसी का है नहीं, क्राउल डिले का मतलब है कि वो उसको सेकंड्स कह रहा है कि इतनी देर में उसको क्रॉल करो, ठीक है। वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, डिले नहीं है हमें बताना, वो हम उसके ऊपर छोड़ दें, क्राउलर के ऊपर छोड़ दें। गलत किया हुआ है, मैं क्या गलत किया हुआ है, देना चाहिए, ठीक है। वेबसाइट रैंक हो रही थी, कौन सी वेबसाइट है दिखाएं। हाँ हाँ, लाहौर LCW, कौन है के पीके है ये, लाहौर कॉलेज से बन के जी है। इसका एसईओ स्कोर चेक कीजिएगा, ठीक है, मैंने टूल बताया ना।
इसका ये मतलब है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना, इनके अलावा जो कुछ आपने बता दिया, इन सब को वो डिसअलाउ कर रहा है, और इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब कुछ अलाउ कर रहा है। ठीक है, मतलब इसको उसने डिसअलाउ कर दिया हुआ है। लेकिन आपको ये 3 डायरेक्टिव्स बताने हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम बताएंगे तो क्राउलर ज़्यादा कंफर्टेबल होगा इन चीज़ों से। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं इन्होंने ये नहीं बताया हुआ, साइट मैप नहीं बताया हुआ, दिया ही नहीं है, बना भी नहीं होगा। नहीं, इस वेबसाइट का एक्सेस आपके पास है, फिर तो नहीं बनेगा ना। ठीक है, साइट मैप डॉट एक्सेस, यानी कि इन्होंने अपना साइट मैप नहीं बनाया हुआ। ठीक है, साइट मैप तो वही बना सकता है ना जिसके पास वेबसाइट की ऑनरशिप होगी। अगर किसी के पास ऑनरशिप नहीं है तो वो तो साइट मैप नहीं बना सकता। देखिए, हो गया, सक्सेस आ गया, अगर सबमिट भी हो गया साइट मैप इसका। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हमने कुछ काम लाइव भी कर लिए, सर्च कंसोल को भी हमने देखा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये भी एनालिसिस दिखाना शुरू कर देगी हमें वेबसाइट आफ्टर 7 डेज। मतलब मिनिमम इसको 7 डेज चाहिए होते हैं, लेकिन जो अच्छे एनालिसिस होते हैं वो 2 से 3 माह के होते हैं, जिनकी बेसिस पर हम कुछ रिजल्ट्स निकाल सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज होने लगी हैं। ठीक है, अच्छा, अब जरा आगे आ जाते हैं। स्कीमा पढ़ा था हम लोगों ने, स्कीमा कल ही तो सुने नाम, मैंने कहा ओके। 404 एरर, टूल्स भी देखे थे नहीं, मतलब उसको पता कैसे लगेगा 404? मैंने वैसे ही जस्ट डिस्कस किया था कि डिटेल, हाँ वो मैंने वैसे ही आपको बाय द वे बताया था ना। चलिए अब जरा उस पर आते हैं। पहले 404 को देखते हैं। HTTP वर्सेस HTTPS पढ़ा कि नहीं? नहीं, ओके, मतलब आपको मैंने सिर्फ अभी हेड से निकाला है बाहर, है ना, समझ आ गया मुझे। क्लासेस बहुत सारी हैं, मुझे खुद कंफ्यूजन हो रहा था कि किसमें मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, हाँ, इसलिए मैंने आपसे पूछा। 404 रोबोट्स हो गया हमारा, ठीक है। 404 यहाँ है ही नहीं है, यहाँ पे होगा। यहाँ पर लिख लें 404, ये 404 मैंने आपको बताया था कि 404 एरर है क्या। 404 एरर क्या है कि भाई उसको कुछ मिल नहीं रहा, तो वो जो आप उसको लिंक में URL दे रहे हैं वो लिंक उसको नहीं मिलता, तो वो क्या करता है 404 का एरर जनरेट करता है। ठीक है, अब एज ए SEO एक्सपर्ट हम ये समझते हैं कि जिन वेबसाइट्स पर 404 के एरर्स आ रहे होते हैं, ठीक है, वो एक बहुत ही बैड फैक्टर है SEO का। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी वेबसाइट्स की SEO ऑडिट करेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि क्या इस वेबसाइट पर 404 एरर तो नहीं जनरेट हो रहा है। अगर 404 एरर जनरेट हो रहे हैं तो हमें उन्हें रिजॉल्व कराना है। ठीक है, अब ये फाइंड कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वेबसाइट है, वो तो काफ़ी बड़ी वेबसाइट है ना। हम कहते हैं एक वेबसाइट है, उसके अंदर 200 लिंक्स हैं, मतलब पूरी वेबसाइट के URLs। एक वेबसाइट है उसमें 50 URLs हैं, एक वेबसाइट है उसमें 1000 URLs हैं। तो भाई एक एक करके देखना शुरू किया कि तो बड़ा टाइम लग जाएगा हमारा, इसलिए इसके लिए हमारे पास टूल्स हैं और ये फ्री टूल्स हैं जो हमें रिजल्ट दे देंगे। तो हमने यहाँ पर आकर सिर्फ ये चेक करना है कौन कौन से टूल्स हैं। बहुत सारे टूल्स हैं ये, इनके अलावा भी कुछ टूल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये ज़रा पॉपुलर है, इनमें सबसे पॉपुलर है Ahref, इस पर जाएंगे हम। ब्रोकन लिंक्स, ये लिंक्स ही मैंने लगाए हुए हैं, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये URLs पर ही जाएंगे हम। ये मैंने आपसे PDF शेयर की हुई है, उसके अंदर ये मौजूद होगी। ठीक है, जैसे मैं फ़िलहाल इस पर आता हूँ, ब्रोकन लिंक चेकअप पर। जी क्या पूछ रहा है जी? फ्री चेकर फॉर ब्रोकन लिंक्स, कहता है www के साथ अपनी वेबसाइट का नाम लिखो तो मैं आपको बता दूंगा कि इस पे ब्रोकन लिंक्स हैं कि नहीं है। ये है पार्ट SEO का। ब्रोकन लिंक्स की कोई SEO नहीं है, सिर्फ चेक करना है कि ब्रोकन लिंक्स तो नहीं है, अगर हैं तो उन्हें रिमूव कराना है, बस लिंक्स को रिमूव कराना है। मिसाल के तौर पर हम कह रहे हैं एक वेबसाइट है
उसमें एक लिंक बना हुआ है एडमिशंस के नाम से, कोई भी बंदा उस पर क्लिक करता है, कभी भी क्लिक करता है तो कोई एरर जनरेट होना शुरू हो जाता है उसमें, एडमिशन वाला पेज नहीं खुलता। इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्रोकन लिंक है, ठीक है। और ये 404 एरर जनरेट करेगा। इसमें इतनी सारी वेबसाइट्स आ रही हैं, जैसे मैं ये टेलेक्ट्रॉनिक्स देता हूँ, इसमें मेरा ख्याल है पेजेस काफ़ी बने हुए हैं, तो इसको देखते हैं इसका क्या रिजल्ट देता है हमें। ये कहता है भाई मुझे कैप्चा दीजिए 7DF5R फाइंड। जी कर लेंगे चेक। ठीक तब करेंगे ना जब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा। अगर आप जो काम कर रहे हैं उसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, ये डेवलपर की है, तो फिर आप डेवलपर को ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि भाई ये जरा चेक कीजिएगा और ये ब्रोकन लिंक्स हैं, ठीक है। सो आप ये देखेंगे लिंक्स क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं, अब ये बताएगा हमें। अगर ब्रोकन लिंक्स होंगे तो लिंक्स आ जाएंगे, अगर ब्रोकन लिंक्स नहीं होंगे तो मैसेज आ जाएगा भाई कोई ब्रोकन लिंक मुझे नहीं मिला। और इसको चेक करने के लिए आपको कम से कम 2-3 टूल्स को जरूर यूज करना है, एक टूल पे रिलाई नहीं करना, हाँ। और उन लिंक्स में से लिंक्स को आपने क्लिक करके भी चेक करना है, और आपने कोशिश करनी है कि आप कोई भी ब्रोकन लिंक ना रखें, क्योंकि आपके जो लिंक्स हैं उनको क्राउलर भी विजिट कर रहा है। पता है ना आपको, कल के लेक्चर में हमने कहा था कि भाई अगर हमने किसी पेज को जिस तरह कर भी दिया तो वो लिंक से उसे क्राउल कर लेगा। इसका मतलब तो वह क्राउलर भी उसे क्राउल कर रहा है, यूजर्स भी उसे क्राउल कर रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए इसे करने दें। ये क्या कहता है, बैड होस्ट सर्वर रिस्पॉन्स से कुछ इशू आ रहा है उसका, हाँ अभी उसने एक दिया हमें और अभी चल रहा है काम। चले इसे करने देते हैं, आगे आ जाते हैं। इसी तरह आपने इससे भी चेक करना है, आपने इससे भी चेक करना है, और आपने इससे भी चेक करना है। ये कम से कम ये 3 टूल तो आप जरूर यूज करो। मैं नहीं चेक करना हूँ, मैं तीनों टूलों की मदद से चेक करता हूँ, ठीक। एक काम तो ये हो गया, इसका काम सिर्फ इतना ही है। मतलब अब ये काम देख रहे बड़ा सिंपल सा काम है ना, सिर्फ आपको पता होना चाहिए, टास्क तो बहुत सिंपल है। ये एसईओ ऑडिट का पार्ट है, यानी हमारे पास जब कोई वेबसाइट आएगी तो हमें ये देखना है कि भाई उसकी रैंकिंग करवानी है, और अगर उसमें बहुत सारे बैड लिंक्स मौजूद हैं तो वो रैंक करेगी नहीं। हालांकि इसके लिए मैं एसईओ की कोई खास एफर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बैड लिंक्स को फाइंड कर रहा हूँ और उनको रिमूव करवा दे रहे हैं। मतलब बैड लिंक्स का मतलब क्या है कि भाई वो लिंक कभी एग्जिस्ट करते थे, अब नहीं करते। मिसाल के तौर पर आपका एक पेज है अबाउट अस, पहले उसका नाम था अबाउट अस, अब क्या किया आपने, बाद में कर दिया अबाउट पीक सॉल्यूशंस। अब चेंज हो गया ना। अब कोई भी लिंक होता है तो मैंने कहा था ना 2 वे इंफॉर्मेशन होती है, एक एंकर के अंदर इंफॉर्मेशन होती है href में, और एक फाइल का नाम डिस्क पर पड़ा होता है या सर्वर पे कहले पड़ा होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एंकर में आपने जो नाम लिखा हुआ है वही नाम सर्वर पे होना चाहिए। तो अगर किसी एक जगह पे वो नाम मौजूद नहीं है, इट्स मीन एरर जनरेट होगा। तो दोनों जगहों पर नाम का मैच करना ज़रूरी है। और अगर आपको लग रहा हो कि इस तरह के लिंक्स आ रहे हैं तो मैंने आपको बताया था हैश भी लगा सकते हैं इस तरह में, लेकिन हैश को भी वो इतना अच्छा एरर तो नहीं जनरेट करेगा, लेकिन हैश को इतना अच्छा नहीं समझता। तो इसका बेहतर तरीका है कि उन लिंक्स को आप खत्म कर दें ताकि वो एज ए टेक्स्ट के तौर पर ही नजर आ जाए। या फिर उनको जो भी आपने आगे पेज देना है ये भी लिख सकते हैं ना, जैसे एडमिशंस का पेज है तो अब आपने उसको रीडायरेक्ट करवा दिया एक और पेज पर, एडमिशन क्लोज्ड, बजाय इसके कि वो दोबारा से एडमिशन का फॉर्म ही आ रहा हो। बेसिकली तो एडमिशन फॉर्म था ना, तो एडमिशन फॉर्म तो उसी वक्त आएगा ना जब एडमिशन ओपन है, तो जब एडमिशन क्लोज हो तो उसे नहीं आना चाहिए। तो फिर आप एक और पेज बना दें उसकी जगह पर एडमिशन क्लोज के नाम से, ताकि कोई भी बंदा एडमिशन पे क्लिक करे तो भी कुछ ना कुछ ओपन होगा। हाँ हैश टैग लगाते हैं तो उसी पे, ये भी गलत है, ये भी गलत है भाई। क्या फ़ायदा क्या होगा इससे, हम क्या इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं, मतलब हम क्या इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं क्रोलर को कि भाई हम होम पर है और क्लिक करो तो होम पे वापस आ जाओ, ठीक है। ऐसे तो नहीं ना, हम अबाउट अस पर हैं और क्लिक करो तो अबाउट अस पे वापस आ जाओ। तो ये बैड प्रैक्टिस है। ये तो आपको पता ना कैनोनिकल प्रॉब्लम भी है, कैनोनिकल प्रॉब्लम भी क्रिएट होगा ना इससे कि भाई एक ही यूआरएल के 2 एड्रेसेस फिर और से बनने शुरू हो गए अंदर से। मास्टर पेज पे भी डुप्लीकेट होता है, ये भी हमने पढ़ा था। क्या डुप्लीकेट होता है मास्टर पेज पे? बड़ी स्टोरी सुनाई थी आपको मैंने, कहानी पूरी इसकी, मास्टर पेज की कहानी सुनाई थी आपको, किसी को याद है कि नहीं याद?
मैंने आपसे कहा था कि जो मास्टर पेज होता है एक्चुअली वो एक पेज नहीं होता, वो 2 पेज होते हैं। एक आपकी वेबसाइट का नाम और एक index.html, और कैनोनिकल भी तो यही कह रहा है कि 2 नहीं होने चाहिए। तो फिर मैंने क्या कहा था कि इंडेक्स एक कैनोनिकल तो लगना ही लगना है। मैंने कहा एक कैनोनिकल तो लगना ही लगना है, क्योंकि अगर xyz.com लिखने से इंडेक्स की फाइल खुल रही है तो index.html लिखने से भी इंडेक्स की फाइल ही खुल रही है। सो index.html, अब xyz.com तो फाइल भी नहीं है, इसका मतलब वहाँ तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो मैं index.html पे जाकर ये बता दूंगा वेबसाइट का नाम। अब वो कैनोनिकल का इशू रिजॉल्व हो गया। ये कैनोनिकल होम पेज का कैनोनिकल है। इसके अलावा कोई कैनोनिकल हमने होम पेज का नहीं लगाना कि जिसमें हम होम पेज को कॉपी कह रहे हो। होम पेज को हम हमेशा ओरिजिनल ही कहेंगे। चलें जी, अब आ जाते हैं आगे, और इसका जो एक और है उसको भी देख लेते हैं। एक टॉपिक और दीजिए जी। क्या हुआ? ये देखें कितने सारे आए हैं पेजेस। इसका क्या मतलब है? अब ये ब्रोकन लिंक कैसे? ये बीच में कोई इन्फॉर्मेशन है जो शायद नज़र नहीं आ रही है, ये भी आ गई है। कहीं ना कहीं कुछ होगा जो उसने इसको ब्रोकन किया। नीचे देखें, ये पेज ना मल्टीपल पेजेस से निकल रहा है। ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है बेसिकली। मैं कह, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। इसको देख लें, 404 आ रहा है, इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। HTTP वर्सेस HTTPS, इसको भी देख लेते हैं। कुछ वेबसाइट्स हमारे पास प्रोटेक्टेड होती हैं और कुछ नॉन प्रोटेक्टेड होती हैं ना। जो प्रोटेक्टेड वेबसाइट्स होती हैं उन पे क्या लगा होता है? साथ लॉक लगा होता है। तो उनको हम बोलते हैं कि ये प्रोटेक्टेड वेबसाइट्स हैं, यानी वो वाली वेबसाइट्स HTTPS पर है। और जो वेबसाइट HTTPS पर नहीं है वो नॉन प्रोटेक्टेड वेबसाइट्स हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको स्लाइड खोल के इसकी शक्ल भी दिखा देता हूँ। नहीं खुला अभी स्लाइड, जरा इनको जरा बंद कर दें इन पेजेस को। अब दोबारा खोल लेते हैं इसको। मैं क्लास में मौजूद हूँ विज्ञान। मैंने कहा अभी थोड़ा सा और बर्दाश्त कर ले हैं। पहले तो ये स्क्रीन देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये वाली जो वेबसाइट है इस पे लॉक लगा हुआ है, ये प्रोटेक्टेड वेबसाइट है, ये SSL प्रोटेक्टेड है। ठीक है, और नीचे आओ, इस पे क्या लिखा हुआ है? नॉट सिक्योर। इसका मतलब है ये वाली जो वेबसाइट है ये हमारे पास SSL प्रोटेक्टेड वेबसाइट नहीं है। इसका मतलब है वो सिक्योर नहीं है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? इसका मतलब क्या हुआ? ये हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ परचेज करनी है, ये सिक्योरिटी भी हमें परचेज करनी है। इसको बोलते हैं हम SSL सर्टिफिकेट। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम डाटा मूव करते हैं। तो क्या डाटा पैकिंग के साथ मूव करते हैं कि डाटा पैकिंग के बगैर मूव करते हैं? अगर हम डाटा पैकिंग के बगैर मूव करें, जैसे आपको कोई ऑनलाइन चीज़ परचेज करते हो और कोई चीज़ डिलीवर होती है, ऑनलाइन आती है आपके पास, माउस खरीदा आपने, भाई डब्बे में आएगा तो आपको लगेगा नहीं है ना। तो TCS वाला हाथ में उसने माउस पकड़ाओ, जेब में से यूँ निकाले, तारे निकल रही हैं उसकी, और ये ले जाए आपका माउस, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आपको ये तो घर से उठा के ले आए, दुकान से नहीं लाया। ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। यही चीज़ है। कहता है भाई आपका डाटा यूँ ट्रैवल कर रहा है खुला, इंटरनेट के ऊपर ऐसे डाटा चल रहा है जैसे भी मैंने आपको माउस की मिसाल दी। तो कहता है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है आपके डाटा की सिक्योरिटी नहीं है।
अगर आप अपने डाटा को सिक्योर करना चाहते हो तो आपको एडिशनली होस्टिंग के साथ मुझसे परचेज करनी पड़ेगी SSL। SSL एक सर्टिफिकेट की शक्ल में होगा, ये कोई स्पेस नहीं है, ये एक सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब आपका डाटा सर्वर से ट्रैवल करना शुरू करेगा क्लाइंट तक, तो जिस रास्ते से वो गुजरेगा वहाँ पर कोई भी बंदा उसको देख नहीं सकता, हैक नहीं कर सकता, अनसील नहीं कर सकता। यानी उसके ऊपर ये सर्टिफिकेट लगा हुआ है कि भाई इसने रिक्वेस्ट आनी है और इसने जाकर अनसील कहाँ पर होना है जहाँ से रिक्वेस्ट आई थी। रास्ते में कोई भी बंदा आपके डाटा को चेक नहीं कर सकता। पहले जो था सिक्योरिटी इश्यूज इतने नहीं थे, हैकिंग इश्यूज बहुत कम होते थे, लेकिन अभी रिसेंट डेज में तो बहुत ज़्यादा हैकिंग इश्यूज हैं। आपकी वेबसाइट के हैक होने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। तो पहले होस्टिंग कंपनीज चॉइस पे भी रखती होती थी कि लेनी है तो ले लो, नहीं तो रहने दो। लेकिन अब जब आप होस्टिंग परचेज करते हैं तो कंपनीज आपको रिकमेंड करती हैं कि भाई SSL साथ लें। और समटाइम कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो आपको पहले साल SSL फ्री दे देती हैं, लेकिन जब आपकी नेक्स्ट रिन्यूअल डेट आती है तो उसमें वो SSL की कॉस्ट को अलहदा रखा होता है। नहीं, जैसे आप होस्टिंग परचेज करते हैं उसी तरह आपको हर दफ़ा SSL परचेज करनी है। ये मेरा इसका मिनिमम पैकेज भी होता है ना, वो तकरीबन अबाउट 2500 से शुरू होता है। इसमें भी क्वालिटी बिल्कुल होती है, इसमें 2500 वाली भी होगी, इसमें 5000 वाली भी होगी, इसमें 10,000 वाली सिक्योरिटी भी होगी। ठीक है, वो बढ़ती जाएगी आपकी सिक्योरिटी लेवल। लेकिन आपने अगर थोड़ी छोटी भी ले ली है, सबसे लोअर भी ले लिया, इट मीन इज फाइन, लॉक उसको भी लग गया, सिक्योर आपका वो वाला डाटा हो गया। अब ये समझ में आ गया, इसमें भी हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अब आपको ये भी पता लगेगा कि इसमें भी हमारा कुछ लेना नहीं, टेक्निकल SEO का पार्ट है, इसमें भी हमारा कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ये भी SEO ऑडिट का पार्ट है, ऑडिट का पार्ट है। यानी SEO ऑडिट में हमने इस चीज़ को भी चेक करना है। और उसके बाद हमने करना क्या, बेसिकली उसे कहना कि भाई SSL खरीद लो, बस इतना सही कहना है और तो कुछ नहीं कहना उसको कि SSL नहीं लगी हुई, SSL लगवाओ। अगर मिसाल के तौर पर 2 वेबसाइट्स हैं, एक SSL प्रोटेक्टेड है और एक SSL प्रोटेक्टेड नहीं है, तो रैंक वो वेबसाइट होगी जो SSL प्रोटेक्टेड है। यानी SEO का की फैक्टर है कि आपकी वेबसाइट को SSL प्रोटेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि अगर नॉन प्रोटेक्टेड कोई विजिटर अपने ब्राउजर में वेबसाइट खोल रहा है तो बेसिकली आप उसको भी अनसिक्योर कर रहे हो, उसकी सिक्योरिटी भी जो है वो रिस्क पर चली जाती है। ऐसे ही है ना, जैसे आप किसी की USB लगाते हैं अपने कंप्यूटर में तो आपका लैपटॉप भी रिस्क पर आ जाता है अगर वो रिस्की हो, उसमें कोई वायरस वगैरह हो। तो वो ये कह रहा है कि आपने लेना है, ये आपका एक SEO का बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। ठीक है, इसका मतलब है क्या, ये असल में करना क्या है, हमने HTTP को कन्वर्ट करना है HTTP एज पर। ये मैं ज़रा जल्दी से ना आपको एक और चीज़ इसकी बताता हूँ। इसमें मैंने डेफिनेशन लिखी है, इसको भी मैं गो थ्रू करता हूँ और वापस मैं इसमें आता हूँ अगर मैं बता पाऊँ तो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैंने एक होस्टिंग परचेज की, वो थी पहले HTTP, और 6 महीनों के बाद या साल के बाद मैंने कहा इसको HTTPS कर लें। इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो मैं SSL सर्टिफिकेट परचेज करूँगा और उसके बाद मुझे कन्वर्ट भी करना है। कहाँ पे कन्वर्ट करना है, HTTP से HTTPS के ऊपर। ठीक है, चलिए ये कल करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे, इसके साथ एक और टॉपिक अटैच हुआ हुआ है, इसको जरा गो थ्रू कर लेते हैं स्लाइड को जी। HTTPS इज HTTP विद इंक्रिप्शन, यानी कि बेसिकली क्या है, HTTPS क्या है, इंक्रिप्टेड है। ये भी मैंने बताया ना, वो पैकिंग में सब कुछ जा रहा है हमारा मटीरियल। द डिफरेंस बिटवीन 2 प्रोटोकॉल्स, HTTPS यूज SSL। SSL का मतलब क्या होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर। ठीक है, नहीं हाँ सिंपल है वो, यही हमने से कहना है ना कि देखिए इसकी जरूरत ये वजह से नहीं हो सकता कि रिमूव भी करना हो सकता है वो अपडेट होगा, लेकिन उन दोनों वे 2 साइड पे उसको चेंज ना किया होगा, क्योंकि हम अगर लिंक रिमूव कर देंगे तो टेक्स्ट में लिखा हुआ आएगा वो फिर गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि हो सकता है कि जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि वो अबाउट डैश असर वो नाम गलत लिखा गया। और हमें पता कैसे लगता है भाई हमारी वेबसाइट सिक्योर है, जिसके साथ HTTPS लगा होगा। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि कैसे पता लगता है। जी जी, यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है लेयर, ठीक है,
Secure socket layer is standard security technology for establishing and encrypting link between server and client. यही कहा था मैंने कि जब सर्वर से डाटा निकलेगा क्लाइंट तक, डाटा जो होगा वो सील होगा, और ये सिक्योरिटी सिर्फ वेबसाइट पे नहीं होती है, ईमेल क्लाइंट पे भी होती है। और मैंने टर्म इस्तेमाल की है ईमेल क्लाइंट। ईमेल क्लाइंट का क्या मतलब होता है? ऐसी एप्लीकेशंस जिनमें आप ईमेल यूज कर रहे होते हो। बेसिकली ये जो जीमेल है ये ईमेल क्लाइंट है। इसी तरह जो वेबसाइट्स होती हैं उनके अपने भी ईमेल क्लाइंट्स होते हैं। जैसे एक वेबसाइट है info@dckitchen.org। अब ये ईमेल कौन सा? ये जीमेल का ईमेल तो नहीं है ना, ये वाला ईमेल कहाँ पर है? सर्वर के ऊपर बना हुआ है। सो इसको हम बोलते हैं ईमेल क्लाइंट। तो कहता है भाई इधर भी लगेगी और आपके ईमेल क्लाइंट पे, बल्कि ईमेल क्लाइंट पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से तो आपकी ईमेल जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा जो ट्रैवल करने लगा हुआ है। ये पर्पज़ मैंने आपको बताई थी, क्या पर्पज़ है कि इनक्रिप्ट करेगा इसको। ये इसका मैंने डिफरेंशिएट बताया हुआ है कि HTTP वर्सेस HTTPS, ठीक है, कि भाई ये प्रोटोकॉल एक सिक्योर है और एक सिक्योर नहीं है। एक जो है वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, एक जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। अब ये क्या चीज़ है? ये नेटवर्किंग का टॉपिक है, ये आपसे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको इतना समझ में होना चाहिए कि लेयर मॉडल क्या होता है। नेटवर्किंग में एक लेयर मॉडल होता है जिसमें वर्चुअली दिखाते हैं कि डाटा कैसे ट्रैवल कर रहा है। सो उसमें से कुछ लेयर्स होती हैं जो सिक्योर होती हैं, कुछ लेयर्स होती हैं जो कम सिक्योर होती हैं या नॉन सिक्योर होती हैं। तो कहता है लेयर मॉडल के अंदर जो सबसे ज़्यादा सिक्योर मोड लेयर होती है वो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, कि जब ट्रांसपोर्टेशन मोड में होती है तो हर चीज़ सील होती है। और एप्लीकेशन लेयर का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर कुछ चीज़ें इस्तेमाल भी हो रही होती हैं। तो कहता है HTTP जो है वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है और HTTPS जो है वो ट्रांसपोर्ट। कितना आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये फिजिकल लेयर नहीं है, ये ज़हन में रखें। ये बेसिकली क्या है? डाटा उधर से निकल रहा है, तार के रास्ते निकलता हुआ आप तक पहुँच रहा है ना। तो उन्होंने इस सारे सीन को समझाने के लिए एक लेयर मॉडल बनाया हुआ है कि भाई जो डाटा आप निकलता है वो कह रहा है मैं निकालूंगा डाटा इंक्रिप्ट करके, उसके बाद जब क्लाइंट तक पहुंचेगा तो डाटा डिक्रिप्ट हो जाएगा, यानी ओपन हो जाएगा। जैसे आपके पास एक डब्बा आया, पैकिंग आई, आपने पैसे दिए, साइन किए, डब्बा खोला, अंदर से चीज़ निकल आई, तो डिक्रिप्ट कर लिया। जब उन्होंने भेजा था तो इनक्रिप्ट किया हुआ था, जब उन्होंने पैकिंग करके आपको भेजा था, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? कहता है ये जो पोर्ट है इसकी 80 है, इसकी पोर्ट जो है वो 443 है। ये भी नेटवर्किंग का टॉपिक है। ये पोर्ट क्या होती हैं? जैसे मोबाइल के लिए फिजिकल पोर्ट है ना, हमारे इतनी सारी फिजिकल पोर्ट्स लगी हुई हैं, इसी तरह नेटवर्किंग पर डाटा ट्रैवल करने के लिए वर्चुअल पोर्ट्स होती हैं और उनके उन्होंने नंबर बनाए होते हैं वर्चुअली कि भाई ये काम करना है तो इस नंबर से करें, ये काम करना है तो इस नंबर की पोर्ट से करें। तो वो ये कहता है कि भाई ये जो 80 की पोर्ट है ये सबसे ज़्यादा नॉन सिक्योर पोर्ट है, इस पर इंटरनेट भी चल रहा होता है, इंटरनेट कोई भी एक्सेस कर लेता है ना। लेकिन 443 की जो पोर्ट है कहता है वो बहुत सिक्योर पोर्ट होती है। तो अगर आप ये HTTP जो है वो 80 पे चलता है और HTTPS जो है वो 443 पर चलता है, आपकी ईमेल भी 443 पे चलती है। ये एग्जांपल आ गई है बीच में। चलो ये सारा हमारा काम खत्म हो गया।